हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने एक नए ही विशेष कार्य की शुरुआत की। ये विशेष कार्य आप सभी के जो मार्किंग सिस्टम है उसको बहुत मजबूत करने के लिए बनाया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि इस 40 दिन की क्लास में आपको ऐसा संपन्न बनाऊं, इस तरीके से आपको योग्य बनाऊं कि आपकी जो सारी कमियां हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप ही दूर हो जाए। धीरे धीरे मैं मुख्य परीक्षा में कैसे आंसर राइटिंग की जाती है, किस प्रश्न का क्या अर्थ होता है, किस प्रश्न में क्या लिखना होता है, ये सारी बातें सिखाने के साथ साथ एक फॉर्मेटिंग पैटर्न आपके दिमाग में सेट करूंगा। और साथ ही साथ जो प्रश्न के पीछे लगे हुए वर्ड्स होते हैं, आलोचना आज का जैसे कि विषय है, हमने इससे पहले 2 विषय मूल्यांकन को भी कंप्लीट किया और उससे भी पहले हमने विवेचना को पूर्ण किया। इसी तरीके से हम धीरे धीरे सारे वर्ड्स का अर्थ समझेंगे विद उदाहरण। मैं केवल बातें नहीं करूंगा, मैं उन चीजों को इंप्लीमेंट करके आपके सामने प्रेजेंट करने का काम करूंगा। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम इस धारा को प्रवाहित करना शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें एक विशेष शब्द समझना है, वो भी विशेष शब्द है आलोचना, या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज कीजिए कि क्रिटिसाइज करना होता क्या है। आलोचना शब्द पर मत जाइएगा, आलोचना शब्द के भाव को समझना है कि आलोचना में होता क्या है, आलोचना में करना क्या होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए। देखिए, हर एक जो कार्य होता है, आलोचना कहां से जन्म लेती है ये मैं समझाता हूं आपको, ताकि आप इस प्रश्न का पूरा जो व्यवस्थित आंसर है वो लिख पाए। हर एक जो कार्य होता है उसकी कुछ न कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हर एक काम की एक न एक लिमिटेशन होती है, कोई भी हो। जैसे अगर भारतीय लोकतंत्र है तो इसकी भी एक लिमिटेशन है कि ये लोगों को एक स्थिति तक, एक स्तर तक मदद करेगा, उसके बाद इसकी एक सीमा होगी जिसका लोग फायदा उठाएंगे। वो जो लिमिटेशन है, वो जो सीमाएं हैं, जो किसी भी विशेष, जैसे एग्जांपल हम भारतीय इतिहास में चलते हैं, भारतीय इतिहास में एक एक आंदोलन हुआ और बहुत सफल आंदोलन हुए, अंततः हमें आजादी मिली। हर एक आंदोलन ने बहुत योगदान दिया हमारी स्वतंत्रता में, लेकिन उस आंदोलन की एक लिमिट होगी कि उस लिमिट तक तो उसने लोगों को जगाया होगा, हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में मदद की होगी, लेकिन इस सीमा के बाद उसने बहुत कुछ ऐसे कार्य भी किए होंगे जो कि नहीं करने थे, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो वो जो सीमा के पार वाले ऐसे कार्य जो नेगेटिव फॉर्मेट पे इफेक्ट डालते हैं, वो लिमिटेशंस ही आलोचनाएं कहलाती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, हम एक उदाहरण लें कि हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ तो ठीक था, लेकिन शक्तियों की आलोचना कीजिए। अगर ये वर्णन या ये शब्द हमसे पूछ लिया जाए, अब हमारा जो लिमिटेशन है, हमें इसमें देखना क्या है, हमें यहाँ झांकना है कि राष्ट्रपति की शक्तियां कहां तक, इसकी सीमा क्या है, किस लिमिट तक ये काम करती है और किस लिमिट पर जाकर ये फेल हो जाती है, काम नहीं करती, यूजफुल नहीं रहती, यूजलेस हो जाती है। तो वो जो लिमिट है उसके बाहर जाकर के जब आप बातें करना शुरू करेंगे, कहेंगे या उनको उल्टा प्रेजेंट करना शुरू करेंगे, तो वही आपकी आलोचनाएं कहलाएंगी, या उसकी वो जो लिमिटेशन है, आप इसको साइंस से सीखिए। ये शब्द जो है वो साइंस से आया था, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यहाँ साइंस में हम कहते हैं अपवाद। तो इसके जो अपवाद हैं वही इसकी आलोचना है कि न्यूटन का जो लॉ है वो हर जगह लागू होता है, हर चीज में लागू होता है, लेकिन इसके जो अपवाद हैं वो इसकी क्या हो जाएगी, इस सिद्धांत की आलोचना हो जाएगी।
मैं बहुत धैर्य के साथ, बहुत शांति से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिएट करना चाहता हूं मेरे साथियों, कि हम ये समझें कि हमें किसी भी किताब को पढ़ने या नोट्स को रटना ना पड़े। इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लें कि आलोचना होता क्या है। अगर मैं साइंस के टर्मिनोलॉजी में, जैसा कि अब भी मैंने उदाहरण दिया, हमने कहा कि साइंस में एक सिद्धांत है, कोई सा भी सिद्धांत आप ले लीजिए, भले वो गैलीलियो का सिद्धांत ले लीजिए, कोपरनिकस का सिद्धांत ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए कि सूर्य के आसपास सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये सन है और ये पृथ्वी है और ये बाकी के ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। प्लेटो इसका अपवाद है। प्लेटो क्या है? इसका अपवाद है। तो ये जो प्लेटो है यही इस सिद्धांत की आलोचना है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैं चीज क्या समझा रहा हूं, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आलोचनाएं जन्म कहां से लेती हैं। जब भी कोई कार्य, कोई घटना, कोई क्रिया, कोई सिद्धांत बनता है, होता है, तो उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं, उसकी जो सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस, उसकी सीमाएं, उसी सीमा को ही, क्योंकि वो एक सीमा तक तो कारगर होता है, उस सीमा के बाद वो काम करना बंद कर देता है, वो यूजफुल नहीं रह जाता है, तो उस लिमिटेशन या उस सीमा को ही उसकी आलोचना कहा जाता है। बहुत शांति से इस बात को अब थ्योरेटिकल फॉर्मेट में समझो। अभी मैं अपनी भावनात्मक या मौखिक रूप से चीजें प्रेजेंट कर रहा था। यदि किसी प्रश्न में आलोचना कीजिए लिखा है, तो हमें उस विषय, उस कथन के गुणात्मक और नकारात्मक, मतलब सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं का विश्लेषण करना है, दोनों चीजों को बताना है। क्योंकि जब तक आप न्यूटन के नियम की जो योग्यता, उपयोगिता है वो नहीं बताओगे, तब तक लिमिटेशंस बताना मुश्किल होगा। जब तक हम सन जो है उसके ऑर्बिट में कौन कौन चक्कर लगाता है ये नहीं बताएंगे, तब तक हम जो प्लूटो है उसको क्यों ग्रहों की गति या ग्रहों के क्रम में से निकाल दिया गया 2008-06 में, ये नहीं बता पाएंगे, तब तक उसकी आलोचना नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमें केवल कमियां ही नहीं बतानी होती है, बहुत ध्यान से, शांति से, धैर्य के साथ समझिए। आलोचना में हमें केवल कमियां ही नहीं बतानी होती, बल्कि उसकी विशेषता और सीमाएं, लिमिटेशंस का निष्पक्ष विश्लेषण करना होता है। बहुत शांति से इस पॉइंट को समझ लीजिए। आलोचना में ये मेन थ्योरी है, और आलोचना को कैसे लिखते हैं ये यहाँ समझिए। प्रॉपर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले हम ये यूजुअल जैसा हर प्रश्न में एक परिचय देते हैं, एक परिचय लिखते हैं, वैसा परिचय लिखिए। प्रश्न के मुख्य बिंदु को स्पष्ट करें। जैसे असहयोग आंदोलन पूछा गया है, तो यह क्या था, इसे स्पष्ट करना ही उसका परिचय कहलाएगा। अगर आपसे न्यूटन के सिद्धांत की आलोचना पूछी है, तो न्यूटन का सिद्धांत क्या है ये समझाना ही उसका परिचय कहलाएगा। उसका सकारात्मक पहलू, अर्थात उसमें उसके लाभ हो सकते हैं, उसके गुण हो सकते हैं, उसके सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। उसका नकारात्मक पहलू, उसकी सीमाएं, उसकी कमियां, उसकी समस्याएं मूल रूप में हमें लिखनी होती है, एज इट इज जैसी हैं वैसी लिखनी होती है। तुलनात्मक विश्लेषण, ये चौथा पॉइंट देखो, यहाँ क्रम से सेट कर लेना अपने दिमाग में। सबसे पहले परिचय आता है, फिर सकारात्मक, फिर नकारात्मक और फिर तुलनात्मक विश्लेषण आता है। यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को समान रूप से प्रेजेंट किया जाता है। और फिर लास्ट में हम लिखते हैं पांचवा पॉइंट, निष्कर्ष। ये निष्कर्ष या कंक्लूजन जो है ये आपके प्रश्न को पूर्णता प्रदान करता है, यह सुझाव से पूर्ण होगा। यहाँ ध्यान रखिए, जो दूसरे वैरायटी के प्रश्न होते हैं वहां आंसर राइटिंग कुछ और ढंग में की जाती है। यहाँ जो निष्कर्ष लिखा जाता है आलोचना वाले प्रश्नों में, ये फिक्स है कि आलोचना वाले प्रश्नों में जो निष्कर्ष होगा वो केवल और केवल सुझाव के साथ पूर्ण होगा, सुझावात्मक होगा, सुझाव रूपी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे मैं समझाऊंगा तो 100% आपको समझ में नहीं आएगा, ये मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन उदाहरण आपके लिए बनाकर रखे हैं,
मैं अब उन उदाहरणों पर आपको ले चलता हूं। पहले ये समझ लो कि आलोचना वाले जो प्रश्न होते हैं वो 3 वैरायटी के होते हैं, या आलोचना के प्रश्न केवल एक वैरायटी के नहीं होते। आलोचना के प्रश्न जो है वो 3 स्वरूप में, कैसे 3 स्वरूप में होते हैं, में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक प्रश्न में पीछे लिखा हो सकता है वर्णन कीजिए और आलोचना कीजिए, ये दोनों बातें साथ में हो सकती है। एक प्रश्न में लिखा हो सकता है केवल आलोचना कीजिए, केवल नहीं लिखा है, मैंने लिखा है। और तीसरा प्रश्न हो सकता है आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये वाले प्रश्न पे आपने यहाँ देखा होगा प्रश्न चिन्ह लगा है, ये मैं आज नहीं समझाने वाला हूँ। ये दोनों वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आज हम समझेंगे, या हम पृथक रूप से अलग से समझेंगे। इसके लिए मुझे आधे 5-15 मिनट की क्लास लेनी पड़ेगी अलग से। अब हम आते हैं, यहाँ क्या लिखा होता है? जब वर्णन कीजिए और आलोचना कीजिए लिखना होता है तो वहां परिचय, विषय वस्तु, सकारात्मक, नकारात्मक और निष्कर्ष। जबकि इसमें परिचय, सकारात्मक, नकारात्मक और निष्कर्ष ऐसे लिखा जाता है। कुछ विशेष बातें ध्यान देने की हैं जो हमें इस आलोचना को लिखते टाइम देनी चाहिए। आलोचना के शब्दों से नहीं, तथ्य और उदाहरण देकर के उसे आलोचना के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। याद रखना है, केवल थ्योरी काम आलोचना नहीं करती है। व्यक्तिगत और भावनात्मक भाषा नहीं लिखनी होती है। कभी कभी हम बहक जाते हैं तो वो जो बहकना है आपका पूरा नुकसान करा देगा, जीरो कर देगा आपको। हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी हिंदू से किसी मुस्लिम विधि या कानून या किसी न किसी चीज की आलोचना करवा जाए तो वो डूब जाएगा, और किसी मुस्लिम से हिंदू के किसी विधि, कानून या किसी विषय की आलोचना करवाई जाए तो वो डूब जाएगा। हमें ये काम नहीं करना है, हमें तटस्थ रह करके उसको तर्क, यहाँ ध्यान रखना, तटस्थ रह करके तर्क, और तर्क याद रखिए, और तथ्य, इन दोनों के आधार पर चीजों की तुलना या चीजों की आलोचना करनी है, ना कि आपकी भावनाओं के आधार पर। भाई आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, इन सब बातों का प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं होता है। आलोचनाएं संतुलित होनी चाहिए। ऐसी भी मत करो कि पढ़ने वाले को रोना ही आ जाए कि भैया बस एक तू बस ही कर रही, तुझे तो पास होने ही नहीं दूंगा, वो ऐसा ना सोच ले। आगे बढ़ते हैं, अब एक उदाहरण के साथ हम इस बात को स्पष्ट करें, क्योंकि ये जो बातें हैं वो केवल बातें ना रह जाएं, मैं अपने स्टूडेंट को वास्तविक रूप में चीजें सिखा सकूं। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, 3 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपके दिमाग में ये जो बातें अभी मैंने कही ना, ये स्पष्ट हो, ये आपको मैं समझा सकूं। वो अलग बात है कि आप सब लोगों के कमेंट करने में हाथ तो दुखते ही होंगे, वो बहुत दुखते होंगे, वो अलग बात है। मेरे हाथ नहीं दुखते आप लोगों को पढ़ाने में, और ना आपको समझाने में, और ना ऐसा कंटेंट तैयार करने में। मैं अपना काम बखूबी निभाऊंगा, मैं अपनी भूमिका से पीछे नहीं हटूंगा। चलिए यहाँ आ जाओ। उदाहरण, महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत का वर्णन कीजिए और उसकी आलोचना कीजिए। अब भी मैंने समझाया कि हमसे 3 वैरायटी के आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक में उसका वर्णन कीजिए और आलोचना कीजिए, एक में केवल आलोचना कीजिए, और तीसरे में हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जैसे श्रेया भी एक इमोजी बनाकर हंस रही है। भैया आप लोगों को शेयर करने में तो आपके हाथ पांव दर्द हो ही जाते हैं, वो तो मुझे पता ही है, आपका सर दर्द भी हो जाता होगा, वो तो आपसे हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ समझने में मुझे अगर कोई प्रश्न आपको कोई प्रश्न मुझसे पूछना होता है तो वहां मत दुखाया करो हाथ, वहां शांति से धैर्य के साथ पूछ लिया करो प्रश्न, क्योंकि ये आपके फायदे का काम है, इससे आपको कुछ और सीखने को मिल सकता है। चलिए अब इस प्रश्न में हम पहले पृष्ठभूमि या शुरुआत कैसे करेंगे ये समझाता हूँ। प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया होगा सब लोगों ने। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या प्रश्न पूछा है हमसे कि महात्मा गांधी का जो अहिंसा सिद्धांत है उसका वर्णन कीजिए। ध्यान से समझिए, महात्मा गांधी का अहिंसा सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख आधार था। गांधी जी का मानना था कि हिंसा के बिना सत्य और नैतिकता, हिंसा के बिना सत्य और नैतिकता के बल पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है। ये यहाँ से यहाँ तक की बात को बहुत गौर से पढ़िए, खूब मेहनत से लिखी गई है, समझो। इस सिद्धांत में ने सविनय अवज्ञा, असहयोग और नमक सत्याग्रह को प्रेरित किया। ये हमने बना दी उसकी भूमिका। कुल मिलाकर अगर झांक कर देखोगे
तो यहाँ अहिंसा क्या है इसे ही प्रेजेंट किया गया है। लेकिन दर्शन शास्त्र में जैसा हम अहिंसा को प्रेजेंट करते हैं वैसे तरीके से नहीं। दर्शन शास्त्र में या इथिक्स में या नीति शास्त्र में फोर्थ पेपर में अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो हम वहां लिखते कि अहिंसा से आशय मन क्रम वचन वो वाला है ना। लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, इतिहास में लिखा जाएगा गांधी जी का मानना था कि हिंसा के बिना सत्य और नैतिकता के बल पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन संभव है, इसलिए हिंसा की बजाय इन अहिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाए। ये अपना मूल पक्ष हुआ। अब हम आते हैं सकारात्मक पहलू पे। तो आपको 3-4 जो पॉइंट है वो सकारात्मक लिखने हैं। अहिंसा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को वैश्विक मंच पर नैतिक श्रेष्ठता प्रदान की। पूरे विश्व के सामने ये सिद्ध कर दिया कि भारत के लोग बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया, ये सिद्ध किया विश्व के सामने कि अंग्रेज लोग भारतीयों पर जुल्म करते हैं। आम नागरिकों को आंदोलन में शामिल किया, जन जन को जोड़ दिया, क्योंकि हिंसा से सब डरते हैं, अहिंसा में सब जुड़ जाते हैं। एकता को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों और समुदायों ने स्वीकार किया। ये इसके क्या थे? सकारात्मक पहलू। अगर यही मुझसे आगे बढ़े तो नकारात्मक पहलू भी सुनने को मिलेंगे आपको। नकारात्मक पहलू में क्या लिखा हुआ है? अहिंसा सिद्धांत सभी स्थानों पर प्रभावी नहीं रहा, कुछ कुछ जगह नुकसान भी होना पड़ा, जैसे दक्षिण अफ्रीका में थप्पड़ खाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने पास हैं। उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और भारत विभाजन के समय, जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तब अहिंसा कुछ काम में नहीं आई। भगत सिंह का मानना था कि अहिंसा धीमी प्रक्रिया है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ त्वरित परिणाम के लिए हमें हिंसक क्रांति आवश्यक है। अहिंसा में उच्च नैतिक अनुशासन की आवश्यकता होती है, जो सभी में नहीं मिलता। उदाहरण चोरा चोरी की घटना इसी का एक एग्जाम्पल देती है, प्रेजेंट करती है। इस सिद्धांत के अनुपालन में अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्रांति के बाद आमूलचूल परिवर्तन होते हैं और भारत में नई विचारधारा का जन्म होता, लेकिन गांधी जी के इस साधन ने यह नहीं होने दिया। इसलिए आज भी भारत अंग्रेजी जो व्यवस्था थी, अंग्रेजी जो पद चिन्ह थे, अंग्रेजी जो व्यवस्था, एक जो सिस्टम था, उसी को फॉलो करती है। इसी का परिणाम है कि आज भी भारतीय लोगों को अंग्रेजी बोलने पर समझदार समझा जाता है और हिंदी में बात करने पर गधा समझने लगते हैं। ये आज इसी का परिणाम है। अगर हमारी आजादी या हमारे देश को आजादी इस कारण से, या हम आजाद इस तरीके से होते कि हमारा देश शस्त्र उठाता और कानून के फालतू की बातें ना करते हुए सीधे गर्दन काट करके आजादी प्राप्त करता, तो हमारे देश में व्यवस्था ही बदल जाती। हमारे देश में वो सिस्टम लागू होता जो हम चाहते हैं, जो हम मानते हैं, जो हमारा है। लेकिन हमने जिस तरीके से आजादी ली, उसका जो रास्ता था, उससे हमारे देश में यही व्यवस्था बनी, या वही की वही व्यवस्था बनी रह गई, जिसका आज परिणाम हम भुगत रहे हैं। उदाहरण महात्मा गांधी के अहिंसा से, ये वही प्रश्न का अगला वाला पार्ट मैं बताता हूँ। मैंने कहा था तुलनात्मक विश्लेषण भी लिखना है। तुलनात्मक विश्लेषण में आपको क्या लिखना होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, जैसे नेता सशस्त्र संघर्ष को प्राथमिकता देते थे, जो कुछ संदर्भों में अधिक प्रभावी रहा। हालांकि अहिंसा ने भारत में नैतिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत पहचान दी, जो सशस्त्र संघर्ष से संभव नहीं थी। एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। अगला निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष में चीजों को हम विवेकपूर्ण ढंग से खत्म करते हैं। गांधी जी का अहिंसा सिद्धांत एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण था, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरीके से ये प्रश्न खत्म होता है। इस क्लास में अभी बहुत सारे स्टूडेंट लाइव बैठे हुए हैं, लेकिन कमेंट करने में मौत आएगी। क्यों? क्योंकि उनको बताना ही नहीं है कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खेल के बाद ठीक है, चलो अभी मूल प्रश्न पर आओ। मैंने आपको कहा था कि हम जब हम जब भी मूल्यांकन लिखते हैं, आलोचना लिखते हैं, तो उस आलोचना के जो है वो कितने पक्ष होते हैं? उस आलोचना के निम्नलिखित 5 पक्ष होते हैं। और कौन कौन से हैं वो 5 पक्ष? वो 5 पक्ष में पहला होता है परिचय,
दूसरा होता है सकारात्मक पहलू, तीसरा नकारात्मक पहलू, चौथा तुलनात्मक विश्लेषण और पांचवा निष्कर्ष। एक मैंने प्रश्न लिया और उसका उत्तर आपके सामने प्रेजेंट किया और आप सब लोगों ने इसको देखा, सुना और समझा कि इस प्रश्न को हमने किस स्तर पर लिखने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के अहिंसा सिद्धांत का वर्णन कीजिए और उसकी आलोचना कीजिए। अगर ये प्रश्न इस रूप में ना पूछा जाए और किसी और रूप में पूछ लिया जाए, केवल आलोचना पूछ ली जाए, तब हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ मैं जानबूझ करके प्रश्न बदल रहा हूँ इस तरह से तो हमारा हाल भी दूसरे देश की तरह हिंसात्मक होता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का भाव नहीं होता। बेटा कौन सा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात कर रहे हो? हमारे देश में 1947 के बाद जितनी हिंसा हुई है वो शायद आजादी के लिए भी नहीं होती, और दूसरे देशों में कौन सी हिंसा हो रही है एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब करना। जो थ्योरेटिकल बातें होती है वो थ्योरी में ही काम करती हैं, वो वास्तविक जीवन में काम नहीं करती। थ्योरेटिकल बातें थ्योरी तक ही रहने दीजिए, उनको वास्तविक जीवन में मत लाइए। चलिए हम उलझेंगे नहीं इस प्रश्न में। हम जो काम कर रहे हैं, हम आलोचना सिखाने का या सीखने का जो काम कर रहे हैं वही सीखते हैं। मैं यहाँ गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ बेटा, गांधी जी ने तो बहुत अच्छा काम किया। हमने लास्ट में लिखा कि इस आंदोलन की मदद से या गांधी जी के इस अहिंसा सिद्धांत से ही भारत को आजादी मिली। मैं गांधी जी के उस अहिंसा सिद्धांत की आलोचना कर रहा हूं कि अगर, क्योंकि आज का प्रश्न, आज का जो मूल भाव है यही आलोचना है, तो मुझे उसके बारे में नेगेटिव बताना ही पड़ेगा। अब मैं अगर तारीफ करने भिड़ू आंदोलन इस आलोचना या गांधी जी के अहिंसा की, तो वो आलोचना थोड़ी होगी। तो आज की जो मेरी पृष्ठभूमि है, आज मैं भले ही से हीरो हूं लेकिन फिर भी मुझे नेगेटिव रोल विलन का ही निभाना है। तो आप भावनाओं में मत बहिए। मैं आज जो आपको सिखा रहा हूं वो चीज जो है वो नेगेटिव है, इसलिए मुझे हर चीज के बारे में नेगेटिव बोलना है। वही काम मैं कर रहा हूं। यहाँ मैं हीरो की बजाय विलन का रूप निभा रहा हूं। चलिए दूसरे प्रश्न पे आओ। एक नया प्रश्न लिखा जिसमें हमने केवल आलोचना की बात की, जिसमें हमने वर्णन कीजिए वाला कॉन्सेप्ट छोड़ ही दिया। हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस प्रश्न में जो है वो वर्णन कीजिए लिखा ही नहीं है, केवल ये लिखा हुआ है कि भारत के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की, भारत की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की आलोचना कीजिए। ये प्रश्न पूछ लिया। अब शुरुआत में यहाँ जो भूमिका बनाई जाती है, देखो इस प्रश्न में हमें क्या लिखना होता है। सबसे पहले परिचय लिखना होता है, फिर परिचय के बाद सकारात्मक बातें लिखनी होती है, फिर नकारात्मक बातें लिखनी होती है और निष्कर्ष लिखना होता है। जब शब्द सीमा कम होती है कि सकारात्मक को इस परिचय के साथ चिपका करके एक बना देते हैं, मूल जो बॉडी है वो नकारात्मक क्वेश्चन क्या या नकारात्मक उत्तर से बनती है, यही हमें लिखना होता है। आइए यहाँ आंसर को समझते हैं। भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की आलोचना कीजिए जब ऐसा प्रश्न होगा, तो मैंने कहा कि हमारा जो परिचय है उसी में सकारात्मक पॉइंट्स को चिपका दो, दोनों को एक बना दो। वो मैंने किया अभी। भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों और उन छात्रों के लिए जो पारंपरिक शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते थे। इसने लचीलापन प्रदान किया और शिक्षा को आकर्षक और सुलभ बनाया। अब आपको ये समझ में आ रहा हो तो हमने इसके परिचय में ही सकारात्मक बातों को ज्वाइंट करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ से शुरू होती है दूसरा पॉइंट नेगेटिव, जिसमें आलोचनाएं लिखनी है। अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम सीधे हेडिंग डालेंगे, स्पेस ज्यादा है तो फिर हम हेडिंग्स को डिटेल में भी लिखेंगे। जैसे मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने इसको छोटे प्रश्न फॉर्मेट में लिखा है, डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन क्या होता है? जो पैसे वाले लोग थे उनके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त करने लगे, बहुत ज्यादा अच्छे बड़े बड़े स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, संस्थाओं में पढ़ने लगे, और जो कमजोर व्यक्ति था वो इस इंटरनेट के जमाने में उपलब्ध ही नहीं कर पाया, इंटरनेट का रिचार्ज ही नहीं कर पाया। तो डिजिटल विभाजन, सभी के पास इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, इस कारण से शुरू हुआ। गुणवत्ता और विनियमन, अप्रामाणिक संस्थाएं, निम्न स्तरीय पाठ्यक्रम, समय और पैसे की बर्बादी, ये इसकी एक आलोचना हो गई। सामाजिक और भावनात्मक पहलू की कमी, ये अभी जो आपको दिखाई दिया ना 2 मिनट पहले,
सामाजिक और भावनात्मक पहलू की कमी यहाँ दिखाई देती है। एक टीचर अपने स्टूडेंट को जब क्लास में बैठकर कुछ समझाता तो उसे वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करता, उसे वो अपने विचार देता। लेकिन यहाँ ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में क्या होता है, एक टीचर जो समझाता है ना तो उसे बच्चा बहुत ध्यान से, शांति से, धैर्य के साथ सुनता है और ना ही उस पर अमल करने की कोशिश करता है। अगर वो उसे सुन भी लेता है तो 5 मिनट बाद वो किसी और को सुनता है, अगले 15 मिनट बाद वो किसी और को सुनता है और इस चक्कर में वो एक विचार पर स्थिर ही नहीं रह पाता और इस कारण उसके व्यक्तित्व का जो मूल विकास है वो रुक जाता है, हो नहीं पाता। प्रभावी शिक्षण विधियों की चुनौती हमारे पास ऑफलाइन में, क्योंकि हम अरबों सालों से पढ़ाते आ रहे थे, मैं नहीं, हमारे जो शिक्षक हैं, धीरे धीरे शिक्षण की बहुत विधियां प्रचलित हो गई थी, लेकिन यहाँ अब वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं हो पाती है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, आंखों में दर्द होना, बेचैनी, अनिद्रा, ऐसे बहुत सारे जो परेशानियां, वो धोखाधड़ी और एड संस्कृति। एड संस्कृति समझते हो, आजकल एड संस्कृति का ही युग है। आप देख रहे होंगे कि हमने 3 दिन से इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को चालू किया और यहाँ 100 से ज्यादा स्टूडेंट ने एनरोल किया, लेकिन ये जो एड संस्कृति है उसका मतलब है कि अगर यहाँ स्क्रीन पे बहुत लमक झमक दिखता ना, बहुत कुछ चमक चौंक वाली चीजें, मैं एनिमेशन डाल करके चीजें, भले ही से मैं रद्दी क्वालिटी की चीजें पढ़ाऊं तो वो अच्छी लगती। अगर मैं यहाँ स्क्रीन पर हाथ से लिख करके कोरे कागज पर चीजें लिख रहा हूं तो भले ही से उसमें खूब मेहनत लगी हो, भले ही से उसकी क्वालिटी बहुत ऊंची हो, वो पसंद कम आती है। कि आपके लिए नहीं बोला जा रहा है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, आपको आ रहा है इसीलिए तो आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, एक बहुत बड़े वर्ग को ये क्लास पहुंचनी चाहिए थी। मुझे ये आशा थी कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को वास्तव में मेंस में क्या पढ़ना चाहिए ये सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे। क्योंकि इस भंवर को आके जो भंवर में फंस करके बच्चे केवल फैक्ट पढ़ने के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, उस व्यवस्था को बदलना था। लेकिन शायद हम आपके शेयर ना करने की वजह से, आपकी या जो मेरी भी गलतियां होंगी कुछ, उन सब की वजह से इस पूरे कार्य को, इस उद्देश्य को पूरा शायद नहीं कर पाएंगे। छोड़िए उसे। इस प्रश्न पर आओ। हमने इस प्रश्न में पहले लिखा यहाँ भूमिका, ये पहले नंबर पे 1 पॉइंट डाल करके लिखी गई भूमिका। फिर यहाँ दूसरे नंबर पर लिखी 5 या 6 या आलोचना है। अगर ये बड़ा प्रश्न होता तो पूरी डिटेल में लिखते हो। तीसरे नंबर पर आ जाओ निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा तारीफ वाला होना चाहिए। अगर आपके प्रश्न में आलोचना है या मूल बॉडी में आलोचना है तो आपकी जो खत्म होने वाली बातें हैं, जहां आप प्रश्न को खत्म कर रहे हैं, वो एक सुझाव के साथ, वो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खत्म होने चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। गांठ बांध लो अपनी चोटी में ये कि कभी भी आलोचना वाले प्रश्न में निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव नहीं होता है। ध्यान से सुनो। भारत में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और पहुंच बढ़ाने की अपार समझ क्षमता है। इन चुनौतियों को समाधान करके शिक्षा को इस विधि से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। ये इस तरीके का एक सुझाव फॉर्मेट में आपकी आंसरिंग होनी चाहिए। ये आपका पैटर्न हो। मैंने 2 प्रश्न आपको लिख करके दिखाए, यहां खत्म नहीं कर रहा हूं, एक उदाहरण और दिखाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न का उत्तर मैं खुद इस आलोचना वाले पैटर्न पे और लिखता हूं, जहां हम फैक्चुअल प्रश्न को लेते हैं। गांधी जी को फिर से इसलिए लाया ताकि आप दोनों में अंतर समझें। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के कारण, प्रभाव और सीमाओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। अगर ये प्रश्न मुझसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तब मैं क्या करूंगा, तो मैं ये करूंगा कि सबसे पहले मैं एक भूमिका लिखूंगा, बेसिक, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मुझसे यहाँ कारण और प्रभाव पूछे हैं, इसलिए मैं दूसरे नंबर पर कारण और प्रभाव ही लिखूंगा। और फिर मैं लास्ट वाले पॉइंट में आलोचना लिखूंगा, देन फिर मैं यहाँ निष्कर्ष लिखूंगा। इस टाइप से मेरा आंसर जो है वो 5-6 बिंदुओं पर 5-6 चैप्टर से मिलकर बनेगा। ये सब लोग ध्यान रख लेना भैया। इस प्रश्न की मूल बिंदु या जो सिनॉप्सिस है उन्होंने किस फॉर्म में प्रेजेंट की। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया
यह असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली अहिंसक प्रतिरोध था, जिसने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और औपनिवेशिक शासन की नींव हिला दी। बहुत शांति से इस भूमिका को पढ़ना, आपको मजा नहीं आ जाए, आपको एक गुलाब जामुन खाने में जितना स्वाद आता है उतना स्वाद ना आ जाए तो मुझे फोन या मैसेज स्पेशली करके बताना कि साहब नहीं आया स्वाद, कल मैं रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारण पर आते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कारण पूछे गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में व्याप्त आर्थिक संकट, महंगाई, 1919 के एक्ट की दमनकारी नीति और राष्ट्र भावनाओं को भड़काना, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन के क्रूर चेहरे को उजागर किया। नरम दल और गरम दल के साथ मुस्लिम लीग के मध्य समन्वय स्थापित हुआ। खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि, इन सब कारणों से एक आंदोलन का जन्म हुआ जिसे हमने असहयोग आंदोलन कह दिया। आगे इसी के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। गांधी जी ने इन परिस्थितियों को भांपते हुए असहयोग का आह्वान किया, जिसमें सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग, न्यायालय का बहिष्कार की रणनीति अपनाते हुए असहयोग आंदोलन के प्रभाव दूरगामी रहे। ये हेडिंग डाल दी मैंने, सीधे प्रभाव ना लिखते हुए इसके प्रभाव दूरगामी रहे। भारतीय जनता को अभूतपूर्व से रूप से जागरूक किया, समाज के हर वर्ग को संगठित और सक्रिय किया। राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया। ब्रिटिश सरकार पर भारी दबाव डाला गया। कांग्रेस को एक अखिल भारतीय संगठन का रूप मिला इसी आंदोलन की वजह से। इसी पॉइंट में अब शुरू होती है वो मूल बात जो आप सीखने यहाँ बैठे हुए हैं। वो मूल बात है आलोचना। अब आप इसकी आलोचना कीजिए। आलोचना में हम क्या लिखेंगे? आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक नहीं रहा, जैसे चोरा चोरी की घटना है, बीच बीच में हिंसा हो गई, तो अहिंसक आंदोलन रहा ही नहीं। दूसरा, आंदोलन का अचानक वापस ले लिया जाना, इसकी कमी थी। आंदोलन में सभी सामाजिक समूहों का समान भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। विचारधारा और कार्यक्रम समाज में सबसे गरीब और वंचित वर्गों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाए। गांधी जी के नेतृत्व पर प्रश्न उठे और कुछ नेताओं ने उनसे पृथक राह अपना ली। कुछ नेताओं ने उनसे मुंह मोड़ लिया कि अब गांधी जी का सहयोग नहीं। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आलोचना के 5 पॉइंट आपने लिख लिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष फिर पॉजिटिव अप्रोच वाला हो। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक क्षण था, जिसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की और राष्ट्रवाद की नींव को मजबूत किया। ये हमने इसका निष्कर्ष लिखा। एक बेहतरीन ढंग से बेहतरीन बात का प्रेजेंटेशन आपको अपने तरीके से प्रेजेंट करना है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी बनाई, वेरी गुड मनोरमा। ये उसी में से ये गांधी जी के नेतृत्व पर जो प्रश्न उठे वो वाले पॉइंट के अंदर उदाहरण लिखा जाता है। स्पेस कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा था। चलो, हमने 3 अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि आलोचना वाले प्रश्नों में बात कैसे लिखी जाती है। मैं 3 वैरायटी की अलग अलग बातें किया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, जो आज का मूल मुद्दा है। आज का मूल मुद्दा है हमारी हिस्ट्री की जो तीसरी यूनिट है, उस तीसरी यूनिट की आंसर राइटिंग करना, जो कि कल रात को आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से नंबर्स या जो क्वेश्चंस हैं उनको सेंड किया गया था। उनके आंसर्स कैसे रूप में लिखे जाएं, इस पर आते हैं। सन्यासी विद्रोह कि क्या लिखना है जब आपसे इस टाइप की कोई भी प्रश्न पूछ लिए जाए। सन्यासी विद्रोह पूछ लिया जाए, या चुवारो विद्रोह पूछ लिया जाए, या कोई भी आदिवासी विद्रोह, संथाल विद्रोह हो, या कोई और विद्रोह हो, आपको क्या लिखना है वहां। सबसे पहले आप अपने मन में सोचिए कि ये कब हुआ, फिर सोचिए कि ये क्यों हुआ, और तीसरा सोचिए कि किसने किया। ये 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करें। जब आप सोचेंगे कि ये कब हुआ, तो आप आंसर पाएंगे कि 1770 में हुआ। तो ये एक पहली लाइन बन जाएगी। क्षेत्र कहां हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये दोनों एक साथ ले लो। कब हुआ, कहां हुआ, तो क्षेत्र ढाका रंगपुर के अंतर्गत। किसने किया नेतृत्व, भवानी पाठक और देवी चौधरायनी। कारण क्या था, क्यों हुआ, क्यों हुआ मतलब कारण ही तो लिखना है।
अत्यधिक शोषण, अंग्रेजों की लूटकारी नीति, ये इसको शॉर्ट फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का एक खाका मैंने आपको प्रेजेंट करके बताया कि जब भी आपसे किसी आंदोलन पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, किसी विद्रोह पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप तीन बातें सोचना कि कब और कहां हुआ, ये पहली लाइन हम लिखें। फिर दूसरा, किसने किया, किसने किया ना आप उस जनजाति का नाम और उस नेतृत्वकर्ता के नाम, किसानों का है तो किसानों का नाम और नेतृत्वकर्ता का नाम, और इसका कारण क्या था, क्यों हुआ, मतलब कारण क्या था का मतलब क्वेश्चन बनेगा क्यों हुआ। अगर आप ये तीन प्रश्न अपने आप से पूछ लेंगे तो तीन लाइनें आप अच्छे से इसमें लिख पाएंगे और इससे आपका जो आंसर है वो पूर्ण रूप धारण करेगा। आनंद मठ में उल्लेख, हाँ ठीक है लिख सकते हैं। अगर मनोरमा हमारे पास कोई जगह बची हुई है तो फिर उसमें जो विशेष बातें हैं वो जोड़ी जाती है। जैसे अगले प्रश्न में मैं आपको जगह बचने के कारण विशेष पॉइंट जोड़कर बता रहा हूं। चलिए यहाँ आपने जो अभी बात का उल्लेख किया वो जोड़ देता हूं मैं। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, फिर वही प्रश्न अपने आप से करो प्रश्न कि ये कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। ये चार बातें अपने आप से पूछ लो। कब हुआ, 12 मार्च 1930, स्थान साबरमती आश्रम से दांडी तक, नेतृत्व गांधी जी एवं 71 सत्याग्रहियों द्वारा पद यात्रा, कारण ब्रिटिशों द्वारा नमक बनाने पर रोक लगाना या ब्रिटिश शासन द्वारा नमक बनाने पर रोक लगाना। ये आपको दो बेसिक से प्रश्न हमको समझ में आने चाहिए। अब आते हैं वो वाले पॉइंट पर जिसका भी जिक्र हुआ, सत्य शोधक समाज। अगर आपसे सत्य शोधक समाज पूछ लिया जाए, आर्य समाज पूछ लिया जाए, प्रार्थना समाज पूछ लिया जाए, वेद समाज पूछ लिया जाए, कोई भी चीज पूछ ली जाए आप इसी पैटर्न में आंसर करेंगे। सबसे पहले उसकी स्थापना कब हुई, सब फिर उसके बाद उसका उद्देश्य क्या था और तीसरा उसमें विशेष क्या है। ये तीन पॉइंट अपने दिमाग में सोचना। स्थान, जैसे अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको सिखाया कि क्या, कब, कहां और क्यों, इन सब कारणों का उत्तर दिया। अब हम यहां लिखेंगे उद्देश्य, स्थापना, उद्देश्य और विशेष। ये तीन पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्थापना, उद्देश्य और विशेष। ये आप रट करके रख लें, इनका उत्तर करो और सही आंसर पाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा, स्थापना 1873 महाराष्ट्र ज्योतिबा फुले द्वारा। ये एक लाइन में तीन बातें आई हैं। उद्देश्य, निम्न जातियों के प्रति भेदभाव, असमानता खत्म करना। इसका विशेष मैंने लिखा पुस्तक गुलामगिरी के तहत स्थिति को उजागर किया गया। जैसे अभी मनोरमा ने बोला कि आनंद मठ उस किताब के माध्यम से इसका उल्लेख मिलता है, तो यहाँ हमने विशेष में लिखा कि सत्य शोधक समाज ने क्या किया, तो इस पुस्तक के माध्यम से जिसका नाम था गुलामगिरी, समाज में व्याप्त समस्याओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगर आपसे अंग्रेजों और भारतीयों के बीच हुए विद्रोह में से कुछ पूछ लिया जाए, कोई प्रस्ताव में से कोई पूछ लिया जाए प्रश्न, तो क्या लिखना है, वेबल योजना। क्या प्रश्न है, वेबल योजना। अब वेबल योजना में क्या लिखेंगे, वायसराय वेबल द्वारा प्रस्तुत एक योजना। पहले तो ये लिखो कि ये चीज क्या है। अगर यहाँ अगस्त प्रस्ताव पूछ लिया जाता, या शिमला समझौता पूछ लिया जाता, यहाँ पूना पैक्ट पूछ लिया जाता, तो हम पहली लाइन में ये बताएंगे कि ये चीज क्या है, क्या कार्यक्रम है, ये बताओ। तो वायसराय वेबल द्वारा प्रस्तुत एक योजना प्रस्ताव था जो 4 जून 1945 को प्रस्तावित था। तो कोई बहुत थ्योरेटिकल लिखने की जरूरत नहीं, कॉमा लगा के लिखो। फिर इसका उद्देश्य, भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करना। फिर तीसरा इसका परिणाम, मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने मतभेद के कारण ये असफल रहा। बस बात खत्म हो गई। ये पूरा विवरण आपने इसमें प्रेजेंट कर दिया है। इसके बाद एक भी बात यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तीन बातें, तीन लाइनें और 2 नंबर पूरी तरह मिलेंगे, कोई छुपा छुपी की बात ही नहीं। अगली टाइप का एक वैरायटी चीज और सीख लो, काकोरी कांड पूछ ले हमसे, जलियांवाला बाग पूछ ले हमसे। अगर कोई भी एक प्रश्न इस टाइप का पूछ ले तो क्या आंसर करना है। पहला, कब, 9 अगस्त 1925 काकोरी रेलवे स्टेशन पर, कब और कहां का आंसर है।
फिर घटना क्या थी, सहारनपुर से लखनऊ जा रही मालगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा गया या लूटने की कोशिश की। परिणाम, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान को फांसी दी गई। बस खत्म, प्रेजेंट हो चुका है। यहाँ भी पहला कब और कहां का आंसर करो, दूसरे में उसकी घटना बताओ और तीसरे में उसका परिणाम बताओ। ये तीन चीजें आप लिखेंगे। अगर सेम पैटर्न पे प्रश्न जलियांवाला बाग पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर लिखेंगे, ये आपको सोचना है या आप सोच करके प्रेजेंट कीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब बड़े प्रश्नों में चलेंगे हम। बड़ा प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि आप 2 नंबर और 7 नंबर वाले प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट करने की कोशिश करें। वह भूमिका, भाषा शैली और बाकी की बातों पर ध्यान नहीं देना है, वहां केवल कंटेंट देने पर ध्यान देना है। हाँ, भाषा शैली ठीक रखनी है वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट खूब अच्छा दिया जाए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को में बदल दिया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया। परंपरागत प्रणाली का अंत और औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, ये यहाँ लिखा हुआ है प्रभाव और फिर लिखा है सकारात्मक। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं ये सकारात्मक प्रभाव के हैं और यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट्स हैं वो सब नकारात्मक प्रभाव के हैं। आप देखिए ध्यान से, अगर इस पूरे प्रश्न में फैक्चुअल कंटेंट की ही बात की जाए तो हमने कम से कम यहाँ 10 से 12 पॉइंट जो है फैक्ट जो है वो दे दिए। हमने ब्रिटिश सकारात्मक प्रभाव में लिखा कि रेलवे और परिवहन के साधनों का विकास, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत, बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, कानून और प्रशासनिक ढांचे की शुरुआत और भारत का एकीकरण। देशी नकारात्मक प्रभाव, देशी उद्योगों, क्योंकि एग्जाम में उसने प्रभाव पूछा था। अगर मैं यहाँ यूं पूछ लेता है कि नीति बताओ तो अलग आंसर हो जाता है। यहाँ प्रभाव पूछा है इसलिए प्रभाव बताया जा रहा है और प्रभाव को 2 भागों सकारात्मक और नकारात्मक में बांट करके दोनों में 5-5 पॉइंट लिख दिए। इससे बेस्ट लिखने का तरीका और हो तो लिखिए, लेकिन कम से कम इतना तो हमें बेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न में ले चल रहा हूं, स्वदेशी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। अब इसे मैं अलग अलग हेडिंग्स के माध्यम से लिखा हूं, अगर आपने देखा हो तो यहाँ अलग अलग हेडिंग्स से नए दौर के हिसाब से लिखी जा रही है बातें, कैसे प्रेजेंट करना है। स्थान, 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में, इस समय 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्थान, बंगाल सहित समूचे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। व्यक्ति, यहाँ आंदोलन नरम गरम वादियों की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप में संचालित किया गया। मुख्य नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने किया। ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया यहाँ तक का इस हिस्से में। अब आप देखो इस हिस्से में हमने कूट कूट करके क्या भरा, घटना है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमार सोनार बांग्ला लिखा गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वराज की भावना का प्रचार, चरखा चलाकर खादी अपनाया गया। बाल गंगाधर तिलक सहित अन्य नेताओं ने जन सभाएं कर लोगों को जागरूक किया और ब्रिटिश शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। अब अगर यहाँ से काउंटिंग करने लगे ना तो हमने कम से कम 12 से 13 फैक्ट, 12 से 13 तथ्य जो है, जो क्रीम वर्ड्स थे उनको यहाँ लिखा हुआ है। तो पूरी तरह से 7 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कूट कूट करके जो डाटा है, कंटेंट है, उसे भर दिया गया। ये ही हमारी रणनीति इस टाइप के प्रश्नों में हो कि हम छोटे प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा लिख दें। अगर मैं थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखूंगा ना तो एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ना उसे वो बहुत घोर से पढ़ेगा। जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो नंबर कहां से देगा। मूल आधार ये है कि आपकी बातें लिखने में, पढ़ने में प्रेजेंटेबल हो और वहां फेकोलॉजी भी ना हो, बहुत ज्यादा अमक झुमक भी ना हो, दिखावा भी ना हो, सिंपल सोबर तरीके से आंसर राइटिंग हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न था।
स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ आंदोलन ही नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन जन में व्याप्त आक्रोश था, जो आंदोलन के रूप में सामने आया। मध्य प्रदेश की जनता ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये हो गई इस प्रश्न की भूमिका। बहुत शांति से धैर्य से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि भूमिका लिखी कैसे जाती है। इस प्रश्न में मैंने लिखा क्या है। अगले पॉइंट आते हैं। यहाँ से सारी चीजें चार्ट फॉर्मेट में चलेगी। प्रथम चरण लिखा और लिखा प्रारंभिक आंदोलन। यहाँ लिखा 3 जून मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई। यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में छोटी छोटी आंदोलनकारी घटनाओं के रूप में समूचे मध्य प्रदेश में सक्रिय रही। लक्ष्मीबाई का सामना विरोध से हुआ मध्य प्रदेश में। तात्या टोपे ने शिवपुरी में भाग नेतृत्व करा। इंदौर में सआदत खान और धार में बख्तावर सिंह, भोपाल में फाजिल मोहम्मद, सागर में शेख रमजान, रीवा में रणमत सिंह और नरसिंहपुर में जो है हृदय शाह ने नेतृत्व किया। ये हमारा पहला स्टोरी है, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर शुरू होता है इस आंदोलन का। द्वितीय चरण असहयोग आंदोलन 1920। पहले नंबर पे आओ। निम्न पंक्तियों से समझा जा सकता है। जहां जहां आपके पास इतिहास में ऐसी बातें हों, डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशंस में लिखो। क्या लिखा है? दिया मांगे बाती, बाती मांगे तेल, सुराज लेबे अंग्रेज। अब इतना भयंकर वर्ड है कि तुम कितना दोगे जेल, मतलब कि हम तो स्वराज मांगते हैं, तुम्हें जितनी जेल देनी है दे दो। ये इस आंदोलन की छाप है। इसे प्रेजेंट करने का एक सिस्टमेटिक वे है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोपाल में हमें याद था हाकिम फैयाज, जबलपुर में सेठ गोविंद दास और इंदौर में अर्जुन लाल सोनी। घटनाक्रम क्या था? छात्रों द्वारा स्कूल कॉलेज का त्याग, विदेशी वस्त्रों की होली और क्या जो वकील है उन्होंने न्यायालय का त्याग किया। ये इसमें घटनाक्रम हुआ। अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। अब आते हैं इसी प्रश्न में तीसरे चरण में। तीसरे चरण में क्या किया गया? तृतीय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन और आजादी। तूरिया जंगल सत्याग्रह 1930, नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता, ये पहला। दूसरा घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू। दूसरा, ये तीसरा झंडा सत्याग्रह 1923, जबलपुर टाउन हॉल, सुंदरलाल और प्रेमचंद, है ना, इन्होंने इसको नेतृत्व दिया। फिर यहाँ आ जाओ, जबलपुर नमक कानून सत्याग्रह, सेठ गोविंद दास, ये चौथा। पांचवा रीवा का चावल सत्याग्रह, जबरिया लेडीज आंदोलन, नेतृत्व त्रिभुवन तिवारी, पांचवा। ये छठा। जगह जगह लोगों ने जन आक्रोश, शहर से लेकर गांव तक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया। मूल रूप से हमारा जो आंसर था वो प्रेजेंटेबल भी रहा, पढ़ने में भी बहुत आसान लगा और आपने जितने फैक्ट डालने थे उससे ज्यादा ही डाल दिए। आगे बढ़ जाओ, निष्कर्ष आते हैं। निष्कर्ष रूप में क्या लिखा गया? निष्कर्ष रूप में लिखा गया, इस प्रकार अनेक स्वतंत्रता सेनानी अपने शौर्य और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने बलिदान से इस स्वतंत्रता आंदोलन को गति देकर राष्ट्र को स्वतंत्रता प्रदान करके गए या प्रदान की। इस तरीके से हमारी बातें जो है वो प्रेजेंटेबल, पढ़ने योग्य, समझने योग्य, भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जिस ट्रैक पर, जिस चीज को सिखाने के लिए यहाँ बुलाया हुआ है, जिस कार्य को करने के लिए काम मैंने शुरू किया, वो काम मैं कर पा रहा हूँ। खैर वो अलग बात है कि आप नहीं बताते कि हो पा रहा है ये काम या नहीं हो पा रहा है, ना आप इसे शेयर करते हैं। इस बात से मुझे थोड़ी सी समस्या होती है कि आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते। खैर ठीक है, नहीं करना मत करो, आप लोग इसे सीखो, इसे अपने जीवन में उतारो, आपके नंबर अपने आप बढ़ने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके नंबर में ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। अपने आप इस 40 दिन के बाद एक हीरे के रूप में आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर जाएगा। चलिए विदा लेता हूँ, बहुत सारी बातें हो गई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सबसे महत्वपूर्ण ये सब चीजें होती रहेंगी, पढ़ाई चलती रहेंगी, सब कुछ चलता रहेगा। आप सब लोग खुश रहें, आजाद रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।